हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ओपीएससी पीजीटी बॉटनी जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उसके क्वेश्चंस का हम आंसर दे रहे थे और एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करा रहे थे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें हमने अभी तक पिछले 4 पार्ट्स में 76 क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है 100 तक के वो कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम। फाइंड आउट इन करेक्ट प्रेडिक्शंस इमर्ज फ्रॉम प्रेशर फ्लो मॉडल। प्रेशर फ्लो मॉडल है, आपको पता होगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस हैं। तो 4 प्रेडिक्शंस दिए गए हैं। ट्रू बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन अ सिंगल सीव एलिमेंट कैन नॉट अगर। ये ट्रू है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम का, जैसे जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शन होता है, पर फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे ये बाई डायरेक्शन जो ट्रांसपोर्ट है ये एक सिंगल सीव एलिमेंट में नहीं होता है, और ये इस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बी सल्यूट्स विद इन द फ्लोएम कैन मूव बाई डायरेक्शनली बट इन डिफरेंट सीव एलिमेंट्स और एट डिफरेंट टाइम। तो भाई पहले स्टेटमेंट का यहाँ पे सेकंड में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्यूट जो है एक जो फ्लोएम के अंदर वो बाई डायरेक्शनली मूव कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सीव एलिमेंट्स में या डिफरेंट टाइम में। ठीक, एक ही समय में एक साथ नहीं होता एक सेल के अंदर। सी पे आते हैं। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस डिमांड द प्रेजेंस ऑफ अ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। ये भी आपका करेक्ट है। जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो 3 प्रेडिक्शंस हैं वो सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। इफ़ पी प्रोटीन और अदर मटेरियल्स ब्लॉक द पोर्स द रेसिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ द सीव एलिमेंट सैप वुड बी टू पोर। कह रहा है कि अगर पी प्रोटीन या कुछ अदर मटेरियल जो है, अगर सीव एलिमेंट के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक कर दें, तो जो फ्लो का रेसिस्टेंट होगा वो क्या होगा, बहुत पुअर होगा। लेकिन ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होगा, जो रेसिस्टेंट होगा वो बढ़ जाता है या ज़्यादा रहता है या ग्रेट अमाउंट में रहेगा, पुअर नहीं होता है। तो इस हिसाब से सबसे जो इसमें वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, डी। ओके और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली एक बुक है ट्रांसलोकेशन प्लांट बाय सुभद्रा आर मिश्रा, उनके पेज नंबर 25 पे ये टोटल लिखा ही गया है कि प्रेडिक्शंस इमर्जेस फ्रॉम प्रेशर फ्लो मॉडल। तो इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। फिक्स फर्स्ट लॉ इक्वेशन अकाउंट्स ओनली फॉर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू। फिक्स लॉ जो है, जो उनका इक्वेशन है, कह रहा है वो जो मूवमेंट के लिए दिया गया है वो किसके रिस्पॉन्स में दिया गया है। तो जो फिक्स लॉ का लॉ दिया गया है वो क्या स्टेट करता है कि द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस यूनिट एरिया such as surface or membrane is proportional to the concentration gradient। तो ये जो है फिक्स लॉ दिया गया है, ये मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 79 पे। कह रहा है 1932 में रॉबर्ट इमर्सन और विलियम अर्नोल्ड जो है उन्होंने परफॉर्म किया एक की एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने फर्स्ट एविडेंट प्रोवाइड कराया जहाँ पे कई सारे जो क्लोरोफिल होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये जो एनर्जी कन्वर्जन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसमें कोऑपरेशन था कि क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल कैसे कोऑपरेट करते हैं। और इसमें पूछा है आपसे किस प्लांट का यूज़ किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। क्लोरेला के यही सारे स्पीसीज यहाँ पे पूछे गए हैं, लाइक वल्गैरिस, पायरेनोडोसा, ऑटोट्रॉफिका एंड पिट्यूटिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1932 में इनका एक्सपेरिमेंट था वो जो क्लोरेला पायरेनोइडोसा है, ये आपका क्लोरेला का स्पीसीज यूज़ किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। जो रेड ड्रॉप फिनोमिनन आपने पढ़ा होगा और इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट, वो जो है किसकी डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। रेड ड्रॉप आपको पता है कि जैसे 680 है वेवलेंथ, उसके आगे जब हम जाते हैं 700 पे, तो जो वो है फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी है या क्वांटम हीट आप कह लीजिए, वो घटता है। इस फिनोमेनन को रेड ड्रॉप बोला गया था। और जब दोनों टाइप के वो वेवलेंथ के लाइट यूज़ किए गए थे, तो जो क्वांटम हीट है उसमें इंक्रीज़ हुआ था, तो इसको इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। दोनों के दोनों जो आप कह लीजिए जो ये वो थे एक्सपेरिमेंट थे, इसने जो होता है, हाँ, इससे हमें क्या पता चला कि 2 फोटो सिस्टम होते हैं जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं।
तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन अ साइट्रिक एसिड साइकिल। देखिए पूछा है आपसे कि साइट्रिक एसिड साइकिल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होते हैं। तो पायरुवेट आपको पता है, पायरुवेट का पहले ऑक्सीडेशन होता है, वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस में एक कार्बन निकलता है। पर यहाँ पे पूछा है पायरुवेट से साइट्रिक एसिड साइकिल में कितने कार्बन निकलते हैं। तो जो एक यहाँ पे क्योंकि साइट्रिक एसिड साइकिल पूछा है, क्रेब साइकिल में पूछा है, तो डायरेक्टली हम केवल क्रेब साइकिल की बात करेंगे। यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन होता है, और हमेशा से आप याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में इंटर कर रहा है एसिटिल कोएंजाइम में, वो 2 कार्बन का होता है, और यही 2 कार्बन जो होता है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, इसमें डे न्यूट्रल प्लांट पूछा है, तो बहुत सारे टाइप के फोटो पीरियोडिज्म आप पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पे कई सारे टाइप के प्लांट दिए गए हैं। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डेज प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डेज प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल दिए गए हुए होते हैं। यहाँ पे जैसे ट्राइफोलियम रेपेंस है, ये एक शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट है। कैम्पानुला मीडियम है, ये एक शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट है। सिस्टम नॉक्टर्नम जो है एक लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है, और फैसियोलस वर्गेलिस जो है इसमें ये डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये इस पे मैंने वीडियो बनाया। अगर आप फोटो पीरियोडिज्म बाय मास्टर्स ऑफ बॉटनी इस चैनल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो वीडियो आएगा, उसको मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, या आप इस स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन फ्लावरिंग लोकस CFLC इज ब्लॉक्ड इन कोल्ड रिक्वायरिंग विंटर एनुअल इकोटाइप्स ऑफ अरबिडोप्सिस बाय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वर्नलाइजेशन है। जो FLC जीन है ये इसमें जो कोल्ड रिक्वायरिंग विंटर होता है अरबिडोप्सिस के इकोटाइप्स में, वो ब्लॉक हो जाता है वर्नलाइजेशन के बाद। ये अभी सेम क्वेश्चन आपका AMU का जो एंट्रेंस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 84 में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके इनहिबिटर्स कौन हैं। तो इनहिबिटर्स आप देखेंगे 1N जो है नेफ्थिल एप्थैलेमिक एसिड, 1L नेफ्थिलो एस्टिक एसिड एंड क्वेरसेटिन, ये सारे के सारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के इनहिबिटर है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये अभी AMU में पूछा गया था, ये भी तो इससे पहले का जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों अभी AMU का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हुआ, दोनों के दोनों वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम में आप देखेंगे सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नया आपको मिल जाए वो तो आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो 85 पे आते हैं। यहाँ पे जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस के दौरान एंटकाउरिन जो है वो कन्वर्ट होता है GA12 या GA53। ये पूछा है कहाँ पे होता है। तो अगर आप इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, ये प्रोसेस जो होता है 2 ऑर्गेनेल में कंप्लीट होता है, प्लास्टिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसॉल का भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो एंटकाउरिन है ये कन्वर्ट होता है GA12 या GA53 में, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पहले प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर क्या रिएक्शंस है जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, नीचे आप देख सकते हैं GA12 इज कन्वर्टेड टू GA53, द प्रोसेस कंप्लीटिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फर्दर जो डाउन स्ट्रीम इसके वो हैं रिएक्शंस हैं वो साइटोसॉल में कंप्लीट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। कंपाउंड दैट अफेक्ट द साइटोस्केलेटन, इसमें कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पूछा है कि कौन कौन से इसमें केमिकल्स हैं जो साइटोस्केलेटन को अफेक्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन आपने पढ़ा होगा, एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूलिन, ये सारे जो हैं आपके साइटोस्केलेटन हैं। और इनमें से जो कंपाउंड है जो एक्चुअली साइटोस्केलेटन को अफेक्ट करता है वो आपका है फेलोडिन। ये जो है एक्टिन जो होता है एक साइटोस्केलेटन है उससे बाइंड करता है, उसको पॉलीमराइज जो होता है हाइपर स्टेबलाइज कर देता है। ठीक, तो ये ही अफेक्ट करता है। अगर बात करें एफिडी कोलिन का, अल्फा मार्टिन का, नाइसोमाइसिन का। एफिडी कोलिन की बात करें तो ये इनहिबिटर है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का। अल्फा अमरेटिन है ये आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। और जो नाइसोमाइसिन है ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये एक्ट करता है बाय बाइंडिंग एंड इनहिबिटिंग पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है 60S राइबोसोमल सब यूनिट में, उसको ये इनहिबिट करता है। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी फाइलॉइडिन। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, द ऑर्गेनेल दैट ऑक्सीडाइज स्टोर्ड लिपिड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ इन प्लांट सीड इज। तो कह रहा है कौन सा इसमें से ऑर्गेनेल है जो ऑक्सीडाइज करता है स्टोर्ड लिपिड को, किसमें, प्लांट सीड में जो स्टोर्ड लिपिड होते हैं उसको कन्वर्ट करता है कार्बन में। ये प्रोसेस के लिए स्पेशलाइज्ड पैराक्सिसोम के जैसा ये ऑर्गेनेल पाया जाता है गैलेक्सिसोम्स प्लांट में, तो ये इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहाँ पे पूछा है, लाइक से न्यूक्लियोलस में मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होता है या न्यूक्लियस में टीआरएनए सिंथेसिस होता है, पैराक्सिसोम ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को, या माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, पैराक्सिसोम में ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स का, न्यूक्लियस में टीआरएनए सिंथेसिस होता है, लेकिन न्यूक्लियोलस और एमआरएनए सिंथेसिस का कनेक्शन नहीं है और यही इसका इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, एट विच ऑफ द फेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा तो वहाँ पे कई सारे फेज होते हैं, ग्रोथ 1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज एंड M फेज। एम फेज में एक्चुअल आपका डिवीजन होता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन या आप कह लीजिए क्रोमोसोम रिप्लिकेशन जिसे आप बोलते हैं, ये सिंथेसिस फेज में होता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एस फेज। उसके बाद आते हैं द एंजाइम रिकम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के कई सारे सब स्टेजेस होते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शंस में है आपके ये प्रोफेज फर्स्ट के स्टेजेस हैं, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डाइकाइनेसिस। रिकम्बिनेज एंजाइम में पूछ रहा है किसमें आपका ये इन्वॉल्व होता है। तो जो रिकम्बिनेज एंजाइम है, क्रॉसिंग ओवर आपको पता होगा, ये पैकेटीन में होता है और उससे पहले ही यहाँ पे रिकम्बिनेज जो है वो चाहिए होता है। तो जो रिकम्बिनेज एंजाइम है रिकम्बिनेशन के लिए है, तो आपको अगर पता होगा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकम्बिनेशन जो है वो मियोसिस के किस स्टेज में होता है, तो ये कहाँ पे होता है, पैकेटीन में होता है, तो वहाँ पे ही रिकम्बिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, बीटा बैरल प्रोटीन इज़ नॉट फाउंड इन। बीटा बैरल प्रोटीन कहाँ पे नहीं पाया जाता, तो बीटा बैरल प्रोटीन जो है आपको बैक्टीरिया में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, हर जगह ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे हम आते हैं, सेरामाइड विच इज सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कन्वर्टेड टू। सेरामाइड जो है कह रहा है ये सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है। तो सेरामाइड जो है बैकबोन है, स्फिंगोमाइलिन उससे बनता है। स्फिंगोमाइलिन में बाद में कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होकर ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं। तो ए और बी इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिसमें है बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 93 में हम आते हैं, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज डिसअपियर। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक, तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में क्या क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे प्रोफेज बिगिंस, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पैकेटीन में डीएनए एक्सचेंज बाय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और डिप्लोटीन में काइज़मा विजिबल विद बायोवेलेंट, प्रोफेज एंड्स हो जाता है डाइकाइनेसिस में। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, कंडेंसेंस विच ड्राइव क्रोमेटिन कंडेंसेशन आर एक्टिवेटेड बाय। कंडेंसेंस के लिए CDK और साइक्लिन्स चाहिए होते हैं, जो इसको एक्टिवेट करता है। तो जो इसको एक्टिवेट करता है वो है आपका CDK1 और साइक्लिन B, जिसको मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं शॉर्टकट में, या इसे शॉर्ट फॉर्म में MPF भी बोलते हैं। यही जो होता है फॉस्फोरिलेशन करता है कंडेंसेंस का और उसको एक्टिवेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी C, CDK1 एंड साइक्लिन B। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका भी ये NCBI से है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लिपिड दिया है, टाइप ऑफ लिपिड लाइक कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेटिल एथेरोनमीन, फॉस्फेटिल सेरीन, फॉस्फेटिल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स। फिर इसका लिवर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रेड ब्लड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ई कोलाई बैक्टीरियम में इसका अमाउंट दिया हुआ है, कितने परसेंटेज है। वैसे यहाँ पे एब्सेंट तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, पर वहाँ पे ट्रेस अमाउंट में, बाकी सारे पाए जाते हैं अच्छे खासे अमाउंट में, पर यहाँ पे ट्रेस अमाउंट दिया गया है कि यहाँ पे ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन एब्सेंट नहीं है। फिर इसमें से हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते, हम जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 96 पे हम आते हैं, मिसमैच रिपेयर इन इकोलाई डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ऑन द बेसिस ऑफ। कह रहा है मिसमैच रिपेयर होता है इकोलाई में
जो ओल्ड है न्यू जो स्ट्रैंड है उसके बीच में उसको पहले रिकग्नाइज करता है कौन सा ओल्ड स्ट्रैंड है कौन सा न्यू स्ट्रैंड है। तो ये कैसे रिकग्नाइज करता है ये आपसे पूछा है। तो वो रिकग्नाइज करता है यहाँ पे मेथिल ग्रुप्स जो होते हैं ओल्ड स्ट्रैंड पे होते हैं और नए स्ट्रैंड पे नहीं होते, इसके बेसिस से वो पेरेंट स्ट्रैंड को पहचानता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। कह रहा है इन प्रिंसिपल सेग्रीगेशन जो होता है, मेंडल का लॉज आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस भी दिया था। इसमें जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जहाँ पे एलीज सेपरेट होते हैं इक्वल प्रपोर्शन में, तो ये मियोसिस में जो आप देखते हैं ये किस स्टेज में होता है, क्योंकि मेंडल को तब मियोसिस के बारे में पता नहीं था पर आज आपको पता है। तो ये सेग्रीगेशन का जो उन्होंने दिया था रूल वो किस फेज में होता है मियोसिस के। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे सेग्रीगेशन है वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि उन्हीं पे ये जो एलील्स है वो पाए जाते हैं, ठीक, जो डोमिनेंट रिसेसिव है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे और उनका ही अलग होना मियोसिस का वो स्टेज यहाँ पे शो करता है। तो आप देखेंगे कि होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो एनाफेज फर्स्ट में अलग होते हैं। तो जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये अप्लाई होता है एनाफेज फर्स्ट में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे हम आते हैं। यहाँ पे दिया है फॉर अ सिंगल क्रॉसओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट गैमीट्स इज हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज कह रहा है सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है फर्स्ट थिंग। रिकम्बिनेंट गैमीट्स का जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में कह रहा है वो हाफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज कह रहा है यहाँ पे रिकम्बिनेंट गैमीट्स का प्रपोर्शन हाफ होता है। ये क्यों होता है, अटैच क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस जाइगोट, ये तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे कुछ कोई लिंक ही नहीं है। सेकंड जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन ऑलवेज 50% ये करेक्ट है, पर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। सी ईच क्रॉस ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन ओनली 2 ऑफ द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी वाला, कि जो क्रॉसओवर होता है वो होता है केवल जो दो होते हैं, चार में से जो दो होमोलॉगस पेयर होते हैं उनके बीच में होता है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए पहला वाला जो कंडीशन है वहाँ पे आपका क्रॉसओवर बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सारे के सारे जो आपको वो मिलते हैं एलीज वहाँ पे मिलेंगे वो सारे के सारे ओरिजिनल कम्बिनेशन वाले रहेंगे। पर सेकंड में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो है ब्लू वाला स्ट्रैंड उसको दूसरे वाले के एक स्ट्रैंड से यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रहा है। उसके बाद दो आपको हाफ जो है रिकम्बिनेंट्स क्रोमोसोम मिलेंगे और हाफ नॉन रिकम्बिनेंट मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हाफ गैमीट्स आपको रिकम्बिनेंट वाले मिलते हैं इसी वजह से। तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका सी, because each crossover takes place between only 2 of the 4 chromatids of a homologous pair। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। मॉडर्न ब्रेड वीट जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, पूछा है ये कैसा स्पीसीज है, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है यहाँ पे तीन प्लांट के जीनोम है और ये क्या है, हेक्साप्लॉइड है। तीन प्लांट है या दो प्लांट है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, पर ये हेक्साप्लॉइड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं हम। दिया है एक स्पीसीज फर्स्ट है उसका जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 14 है, स्पीसीज सेकंड है उसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 20 है। देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन एलो ट्रिप्लॉयड इंडिविजुअल, ठीक। और इसी का हम अगर एलो ट्रिप्लॉयड इंडिविजुअल बनाते हैं तो उसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे। फर्स्ट थिंग है कि हमें इसी स्पीसीज को मिला के एक एलो ट्रिप्लॉयड प्लांट बनाना है, ठीक। तो अब एलो ट्रिप्लॉयड प्लांट अगर बनेगा और हमारे पास दो प्लांट है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो पहला जो प्लांट है इसका मतलब दो कॉपी में रहे और जो दूसरा है उसका एक कॉपी में रहे, या पहला जो है वो एक कॉपी में रहे और दूसरा दो कॉपी में रहे। तो अगर ये आप कम्बिनेशन देखेंगे कि अगर हम स्पीसीज फर्स्ट का दो सेट ले लें, मतलब जो डिप्लॉयड है मान लीजिए 14 और दूसरे का हम हाफ लें, ठीक, जैसे 20 का हो गया 10, तब हमें एक जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 24। एक केस ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम पहले स्पीसीज का हाफ क्रोमोसोम नंबर लें और दूसरे का 2n लें, क्योंकि हमें बनाना है एलो ट्रिप्लॉयड विच इज़ 3n। तो 3n के लिए अगर दूसरे का हम 2n लेते हैं और पहले का n लेते हैं तो 7 एक से आएगा, दूसरे से 20 क्रोमोसोम आएगा, हो जाएगा 27। तो दो पॉसिबिलिटी है 24 और 27 का, और ऑप्शन में हमारे 27 है तो हम 27 को लेंगे कि 27 ही वो एलोप्लॉयड ट्रिप्लॉयड इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पे आपके ओपी जो है एससी पीजीटी बॉटनी का टोटल 100 क्वेश्चन जो होता है ख़त्म होते हैं। ओके, और ये आपका ख़त्म हो गया। रिसेंटली में मैंने एयू का भी सॉल्व कराया था, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन सेम थे जो उसमें आए थे इसमें आए थे।
तो ये पूरा आपका ख़त्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं के लिंक्स हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अगर आप इन सब थ्योरीज़ को तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। चलता हूँ, मिलता हूँ मैं किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ, किसी और थ्योरीज़ के साथ। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।